मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लाइबिलिटी साइड की तरफ बढ़ते हैं। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला नंबर है शेयर होल्डर्स फंड। ध्यान से समझिएगा, शेयर होल्डर्स का क्या मतलब होता है। शेयर होल्डर्स होते हैं द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अगर एक डायरेक्टर, एक ओनर ऑफ द कंपनी ने अपने शेयर्स को, या प्रोप्राइटर नहीं सॉरी, एक प्रमोटर ऑफ द कंपनी ने अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च किया, आईपीओ लेके आया, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आए, पब्लिक को शेयर्स इशू करे, तो आपकी बुक नंबर 2 इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर बनता है। उस इशू ऑफ शेयर्स में आपने शेयर कैपिटल वर्ड सीखा था। तो जैसे राम, श्याम, मोहन, लक्ष्मण ने अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग पर्सन ने शेयर्स खरीदे, तो वो कंपनी की शेयर कैपिटल बनती है। तो पहली आइटम हो गई शेयर कैपिटल। और आपको पता है शेयर कैपिटल मतलब कंपनी की कैपिटल। अब जितना भी पैसा कंपनी कमाती है, ओनर्स का पैसा होता है बेटा। और ओनर्स कौन होते हैं कंपनी के? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। तो वट एवर कंपनी अर्न्स, कंपनी की जो अर्निंग्स होती है उन्हें बोलते हैं सरप्लस। कंपनी जितना भी कमाती है उसे बोलते हैं सरप्लस। और वो सरप्लस रिटेन्ड कर दिया जाता है, इकट्ठा कर जाता है डिफरेंट डिफरेंट नाम से, तो उसको बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो एक तो हो गया वर्ड शेयर कैपिटल, खुद ने कितना पैसा लगाया। दूसरा हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, उस पैसे को लगा करके बिजनेस में कितना पैसा कमाया, कितनी इकट्ठी हो गई, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व एंड सरप्लस। और तीसरी हेडिंग होती है मनी वारंट्स। मनी वारंट्स, मनी वारंट्स या शेयर वारंट्स, मनी वारंट्स कह लीजिए या शेयर वारंट्स कह लीजिए। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, प्रॉपर वर्डिंग है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। आपकी बुक्स में मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या होता है बताइए। अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है, हालांकि ये थर्ड पॉइंट आपके 12th क्लास के सिलेबस का परव्यू नहीं है, अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है, उसकी मनी ले लेती है, बट उसमें टाइम लैग रहता है, वो शेयर्स इशू नहीं कर पा रही है, देयर इज अ टाइम लैग, शेयर अलॉट नहीं कर पा रही है, तो इन द मीन टाइम कंपनी उन शेयर्स के बदले में वारंट्स इशू कर देती है कि वी गिव अ वारंटी दैट ये शेयर्स आपके हैं। वो वारंटी एक वारंट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड अ शेयर वारंट। और उस शेयर वारंट के बदले में जो कंपनी ने पैसा लिया, शेयर वारंट के बदले में पैसा जो लिया, दैट इज कॉल्ड एज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो बेटा ये होती तो शेयर कैपिटल है, बट एक प्रॉपर शेयर कैपिटल नहीं बन पाई, क्यों? क्योंकि कंपनी ने भी शेयर इशू नहीं करे। तो पहली एंट्री जब कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए, दैट इज शेयर कैपिटल। उन शेयरों का पैसा बिजनेस में लगा के कंपनी ने जो अर्न करा, रिटेंड करा, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, कि शेयर इशू नहीं हुए, अलॉट नहीं हुए, बट इन द मीन टाइम पैसा आया हुआ है, वी हैव वारंटेड टू द शेयर कि आपको वो शेयर मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज शेयर वारंट्स। देयर इज सम इश्यूज, टेक्निकलिटीज, लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनकी वजह से कई बार शेयर इशू नहीं हो पाते, तो उस केस में हम शेयर वारंट्स इशू कर देते हैं। उस टेक्निकलिटी में आप 12th क्लास में मत जाइए, और वैसे भी सिलेबस ऑफ द 12th क्लास के परव्यू से बाहर है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये तीन जो है बेटा, ये तीन सब हेडिंग्स है किसकी? शेयर होल्डर्स फंड की। तो आपने इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में शेयर कैपिटल वर्ड सीखा था। शेयर कैपिटल से पैसा बनता है, कंपनी के जो अर्निंग्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व एंड सरप्लस, और इन तीनों का कंसोलिडेट अमाउंट बन जाता है शेयर होल्डर्स फंड। तो मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, उसके तीन सब हेडिंग शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी वारंट्स। अब मैंने आपको शेयर कैपिटल सिखा रखे कितने प्रकार की होती है, 9 प्रकार की होती है। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनपेड या अनपेड कैपिटल या कॉल सिनेरियोस। तो कुछ टाइप्स ऑफ कैपिटल्स होती हैं, उसमें से नेट कहूं तो पेड अप कैपिटल, ये कैपिटल शेयर कैपिटल होती है, जितना एक्चुअली अमाउंट शेयर होल्डर्स ने पे कर रखा है वो पैसा ही यहाँ पे आता है। सब बच्चे यहां तक नोट कर लीजिए। तो बेटा हमने सीखा शेयर होल्डर फंड्स कॉन्स्टिट्यूट्स 3 आइटम्स: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ऐसे ही एक सेकंड आइटम होती है जो कि 12th के परव्यू से वो भी बाहर है, जैसे शेयर वारंट्स वाला पैसा 12th के परव्यू में नहीं आता, 12th के सिलेबस में नहीं आता। ऐसी एक सेकंड हेडिंग होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब होता है शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ है, बट हमें अलॉटमेंट करने में समय लगेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगेंगे, बट अभी हम उनको अलॉट नहीं कर पा रहे, बट 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बनाने की डेट आ गई, हमने उनको
15 अप्रैल या 10 अप्रैल तक शेयर इशू करने अलॉट करने हैं, बट 31 मार्च की डेट पे कभी अलॉट नहीं हुए, तो जो पैसा आ रखा है वो कॉल से एडवांस नहीं है, वो पैसा एप्लीकेशन का है जो हमने उनको शेयर अलॉट करने हैं। तो इन द मीन टाइम 31 मार्च की बैलेंस शीट पे वो पैसा आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। छोटा सा पॉइंट है, बड़ा आसान सा पॉइंट है, बट 12th के सिलेबस से इसको बाहर रखा है कि ऑन 31 मार्च अगर पैसा एडवांस में आ गया, पैसा आ गया एप्लीकेशन का, नॉट एडवांस, एडवांस वर्ड गलत है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ गया, बट वी हैव नॉट इशूड द शेयर्स ऑन 31 मार्च, वी आर इन द प्रोसेस टू इशू द शेयर्स, अलॉट द शेयर्स ऑन 10th अप्रैल, तो ऑन 31 मार्च पर्टिकुलर दैट डेट पे वो शेयर्स इशू नहीं हुए, तो दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये कैट 12th के सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या लायबिलिटीज होती है? नॉन करंट, नॉन करंट मतलब जो करंट नहीं है, यानी कि जो हमें विद इन 12 मंथ्स या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड में नहीं पे करनी। पहली, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, हमने लंबे समय के लिए कहीं से पैसा बोरो कर रखा है, ईदर फ्रॉम द बैंक्स और फ्रॉम द एनी इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर ने हमें बोरिंग्स लोन्स के रूप में पैसा दे रखा है, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नेक्स्ट होती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, किसी बच्चे ने फिर भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी समझना हो, डेफर्ड टैक्स एसेट समझना हो तो अलग से मेरे से समझेगा, सब बच्चों को नहीं बताया जाएगा। नेक्स्ट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जो डेफर्ड टैक्स नहीं है, जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं है, बट वो अदर नेचर की है, जो हमें लंबे समय यानी 2-3 साल में बाद में देनी है। और एक ऐसी बनते हैं प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में ग्रेचुटी की पेमेंट देनी है हमने अपने एम्प्लॉइज को, प्रोविडेंट फंड्स की पेमेंट देनी है अपने एम्प्लॉइज को, जिसके लिए हम लंबे लंबे प्रोविजन बनाते हैं। वारंटीज, कंपनी कोई प्रोडक्ट्स बेचती है, उन प्रोडक्ट्स को बेचने के टाइम पे वारंटी देती है, 4 साल वारंटी, 5 साल वारंटी। आज पर्टिकुलर 2020 की बैलेंस शीट में हमें नहीं पता कितनी वारंटीज के क्लेम आएंगे, कितने नहीं आएंगे, तो उनके लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं। तो प्रोविजन फॉर वारंटीज इज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे करंट लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट रहता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, विद इन अ ईयर जो हमें पैसे वापस करते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। बोरिंग्स मतलब लोन्स ले रखे हैं। अगर वर्ड एडवांस लिखा होता है तो वो लोन्स एंड एडवांसेस यानी कि एसेट का कॉन्सेप्ट है। अगर वर्ड बोरिंग्स लिखा होता है तो वो बोरो कर रखा है, पैसा ले रखा है, तो वो लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट है। तो लोन्स के वर्ड पे मत जाइएगा, एडवांसेस को देखिएगा या बोरिंग्स को देखिएगा। बोरिंग्स मतलब लोन दे रखा है, एडवांसेस मतलब लोन दे रखा है। ट्रेड पेबल्स है कि हेडिंग है, ट्रेड पेबल्स मतलब हमने पैसा क्रेडिटर्स का पैसा पे करना है, दैट इज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कॉन्स्टिट्यूट्स sundry creditors and bills payable. Similarly, trade receivables भी sundry debtors plus bills receivable. Next, other current liabilities. Other current liabilities जो भी हमने जो ना तो शॉर्ट टर्म है ना ट्रेड पेबल्स है, और एक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, हमने जो विद इन ईयर किसी के प्रोविजंस पे करने होते हैं, जनरली जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड, जो छोटे छोटे से प्रोविजंस होते हैं वो आते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन होते हुए करंट लायबिलिटीज में भी आ सकता है, अनलेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से प्रॉपर प्रेजेंटेशन में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेटर्स में से, ट्रेड रिसीवेबल्स में से सब्ट्रैक्ट करें, तो वो करंट एसेट्स में से, डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसका काफी टीचर्स का डिफरेंट व्यू है। कुछ टीचर्स कहते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स में माइनस नहीं करना, इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखाना है। कुछ टीचर्स, कुछ बुक्स कहती हैं इसे ट्रेड रिसीवेबल्स में माइनस करना है। तो बेटा कोई भी तरीका सही है, बट बेस्ट अप्रोच जो मैं आपको बताऊंगा वो ट्रेड रिसीवेबल्स में से सब्ट्रैक्ट करके करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स में से सब्ट्रैक्ट करके दिखाना चाहिए, किसको? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को। क्यों? क्योंकि ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में लिखा हुआ है। बच्चों आगे समझ में, अगर हम इनकी शॉर्ट फॉर्म्स बनाएं करंट लाइब नॉन करंट लायबिलिटीज की, तो इसमें हो जाती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एक हो जाती है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एक हो जाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और एक होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो ये बन जाता है डॉल। ऐसे ही एक हो जाता है टॉस, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो इसको याद करने का तरीका हम बना सकते हैं डॉल और टॉस। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।